विशेषज्ञ हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में एमए और पीएचडी की उपाधि लेकर गोरखपुर, इलाहाबाद, भोपाल विश्वविद्यालयों में अध्यापन के उपरांत आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लंबी अवधि तक मनोविज्ञान विभाग में अध्यापन किया। तत्पश्चात आप महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के उपकुलपति बने। आपने अनेक मनोविज्ञान संबंधी पत्रिकाओं, आईसीसीआर की विज्ञान पत्रिका सर्वे ऑफ साइकोलॉजी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की शोध पत्रिका आदि का लंबे समय तक संपादन किया। अनेक ग्रंथों और शोध लेखों के रचयिता प्रोफेसर मिश्र ने भारतीय मनोविज्ञान को प्रतिष्ठा दिलाने में विशेष सहयोग दिया है, विशेष योगदान दिया है। आपने भारत के विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में भारतीय सामग्री के समावेश के लिए बहुत विशेष संघर्ष किया और विशेष योगदान दिया है। आपका आज का विषय इसी संघर्ष से जुड़ा हुआ है, वैश्विक मनोविज्ञान अनुशासन में भारतीय सामग्री की स्वीकार्यता। मैं अकादमी की ओर से और अपनी ओर से आपका पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से हमें कृतार्थ करें। आचार्य गिरीश्वर मिश्र जी। धन्यवाद प्रोफेसर, धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष माथुर जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने वक्ता को कि अपने विद्वत्पूर्ण वक्तव्य से हम सबको अवगतार्थ करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दिल्ली की संस्कृत अकादमी के द्वारा संस्कृत नवोन्मेष श्रृंखला का आयोजन एक गौरव का विषय है और इसके लिए मैं हृदय से इस पूरी श्रृंखला को आयोजित करने के लिए अकादमी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस परियोजना के पिछले कई प्रस्तुतियों को सुनने का मुझे अवसर मिला और मुझे बड़ा आनंद हुआ यह देखकर कि एक आलोचक दृष्टि से संस्कृत के उन विभिन्न पक्षों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है जो वास्तविक महत्व के हैं, इस अर्थ में कि वे हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाने वाले हैं। वे सारी चर्चाएं कहीं न कहीं हमें बौद्धिक रूप से समृद्ध करती हैं और हमारे जीवन को श्रेष्ठतर बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि भारत में जो मनोवैज्ञानिक चिंतन है या मानस शास्त्रीय चिंतन है उसका वैश्विक मनोविज्ञान के साथ किस प्रकार का संबंध है, यह विचार करने के लिए आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, आधुनिक मनोविज्ञान एक ऐसे विषय के रूप में स्थापित हुआ है जिसका इतिहास अधिक से अधिक 200 वर्ष पुराना है और मूलतः 19वीं शताब्दी में इसका विधिवत आरंभ हुआ और फिर आगे चल करके इसका बड़ी तेजी से विस्तार हुआ और लगभग विश्व के सभी देशों में यह व्याप्त है। यह एक प्रकार की नए तरह की सामग्री के रूप में एकदम तैयार माल की तरह से चारों ओर यूरो अमेरिकी चिंतन से लेकर के स्थापित किया गया। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि वह दृष्टि कुछ विचित्र प्रकार की है इस अर्थ में कि आज साइकोलॉजी इस शब्द का जो
शाब्दिक अर्थ है, जो आत्मा के विज्ञान का अर्थ प्रदान करता है, वह कहीं न कहीं मनोविज्ञान विषय से बहिष्कृत सा है। तो यह रूढ़िगत नाम साइकोलॉजी उसका पड़ा हुआ है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। वस्तुतः आज की जो स्थिति है उसमें यदि आप साइकोलॉजी की जो पुस्तकें हैं उनको आप खोलेंगे तो उसमें मन शब्द का, मानस शब्द का, आत्मा का कहीं विचार नहीं प्राप्त होगा। ये एक विसंगति है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लेख किया जाए, क्योंकि जिस रूप में वर्तमान में वैश्विक स्तर पर मनोविज्ञान का विस्तार हुआ है, उसमें मनुष्य के व्यवहार, उसकी अभिव्यक्ति को अधिकाधिक महत्व दिया गया और उसी के आधार पर एक मूल्य विरहित, संस्कृति विरहित शास्त्र का निर्माण आरंभ हुआ। और उस आरंभ के समक्ष एक मानक के रूप में भौतिक विज्ञान उपस्थित था। और भौतिक विज्ञान मापन में विश्वास करता है। भौतिक विज्ञान इंद्रियानुभव को ही ज्ञान की परिधि में रखता है। तो उसको आधार बना करके मनोविज्ञान का विषय आरंभ हुआ और उसका जो प्रमुख रूप है वह उसी के भिन्न भिन्न भेदों को लेकर के समझने के यत्न में लगा हुआ है। मनोविज्ञान आज एक अत्यंत विविधतापूर्ण विषय के रूप में स्थापित है। उसका बहुत सारा अंश अपने को प्राकृतिक विज्ञानों के अनुरूप, नेचुरल साइंस जिसे कहते हैं, ढालने के लिए तत्पर है। वह उसी विधि का उपयोग करता है जो किसी निष्प्राण वस्तु के अध्ययन में प्रयुक्त होती है और उसका मापन कर उसकी व्याख्या करने का कार्य संपादित करता है। इसकी बहुत सारी जो शाखाएं निर्मित हुई हैं, लगभग 60 के करीब यह शाखाएं जो हैं वो इस समय स्थापित है और वे जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखने, समझने और उसका पूर्व कथन करने, जिसे हम फलादेश कहते हैं, वह करने का उन्होंने उद्यम आरंभ किया है। जीवन का आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इसका उपयोग न हो रहा हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक जीवन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रक्रियाओं का क्षेत्र हो या भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं का क्षेत्र हो। उन सब में एक मानक विधि का उपयोग हम करते हैं जो भौतिक विज्ञानों से आयातित की गई, अनुकूलित की गई और स्वीकृत की गई। इस का आकर्षण बहुत अधिक था और इस आकर्षण के फलस्वरूप यूरोप में और अमेरिका में जिस प्रकार का मनोविज्ञान विकसित हुआ वह एक भिन्न प्रकार का मनोविज्ञान था। कहने को वो मन का विज्ञान था, लेकिन वास्तव में मन और आत्मा से मुक्त मनोविज्ञान का उसका विकास आरंभ हुआ और पूरी प्रक्रिया उसी प्रकार की चलती रही। भारत में भी इसका जो आरंभ हुआ वह कुछ इसी प्रकार का हुआ। 1915-16 के करीब
कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पठन पाठन विश्वविद्यालय के स्तर पर आरंभ हुआ और उसके जो प्रथम अध्यापक नियुक्त हुए वो अमेरिका में हार्वर्ड में पढ़ करके आए थे मनोविज्ञान, और प्रोफेसर एन सेनगुप्त उनका नाम था। तो उन्होंने जिस प्रकार का पठन पाठन आरंभ किया वह जिस दृष्टि से हो रहा था वह पूरी तरह से यूरो अमेरिकी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ था। मैं यहाँ पर एक और पक्ष आपके सामने रखना चाहूंगा, वह रोचक भी है इस अर्थ में कि मनोविज्ञान की एक बड़ी प्रमुख परंतु विवादास्पद शाखा है जिसे मनोविश्लेषण कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड के नाम से यह जुड़ा हुआ है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के आरंभ में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहली जो शोध की प्रक्रिया पूरी करके डिग्री जो पीएचडी की डीएससी की दी गई वह मनोविश्लेषण के क्षेत्र में कार्य करके श्री गिरीन्द्र शेखर बोस को दी गई, जो मूलतः एक चिकित्सक थे और उन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा और वह आगे चल करके कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी बने। गिरीन्द्र शेखर बोस स्वयं मनोविश्लेषण का अध्ययन और उसका उपयोग चिकित्सा में कर रहे थे, और गिरीन्द्र शेखर बोस स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने श्रम से, अपने विचार से इस प्रकार का कार्य आरंभ कर रहे थे। और इस कार्य को आरंभ करते हुए उन्होंने एक अपने ढंग के मनोविश्लेषण का आरंभ किया। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि उस समय मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस जिसे फ्रायड ने आरंभ किया था, वह बहुत परिचित नहीं था। तो बहुत कुछ अपने ढंग से उन्होंने इसका विश्लेषण किया और इसका उपयोग किया और चिकित्सा की कुछ नई पद्धतियां भी निकाली, कुछ नए विचार भी रखे। अब मैं इसका उल्लेख इसलिए भी करना चाहता हूं कि गिरीन्द्र शेखर बोस ने फ्रायड से संपर्क साधने की कोशिश की, अपने विचारों को प्रस्तुत किया, और उनके विचार कई दृष्टि से फ्रायड के विचार से भिन्न थे। फ्रायड ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और बड़े अच्छे ढंग से यह कहा कि आपके विचार विचारणीय हैं, लेकिन कभी कोई उसकी छटा उन्हें नहीं प्राप्त हुई। कहीं उसका प्रभाव उनके कार्य पर नहीं दिखाई पड़ता है। एक और रोचक बात है कि रोम्या रोला, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद और गांधी जी की जीवनी भी लिखी है। रोम्या रोला एक फ्रांस के बड़े प्रसिद्ध लेखक जिन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुई थे। तो उनसे वार्तालाप के प्रसंग में पत्राचार में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि ओशनिक फीलिंग्स, इस प्रकार के शब्द का उपयोग फ्रायड ने किया है। और सिविलाइजेशन एंड डिसकंटेंट्स एक पुस्तक है जिसमें उसका कुछ चर्चा का उल्लेख वो करते हैं। लेकिन कहीं भी इस दृष्टि का या भारतीय चिंतन का कोई प्रभाव कहीं पड़ता हो, यह हमें नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर एक और नाम प्रायः लिया जाता है और कई लोग थोड़े प्रसन्नतापूर्वक नाम लेते हैं कि वहां पर भारतीय दृष्टि का उपयोग है। फ्रायड के ही सहयोगी थे कार्ल जुंग, जो भारत आए भी थे और वहां पर कई प्रकार के उनके अपने अनुभव भी हुए। उन्होंने योग के बारे में भी लिखा है। ईस्टर्न साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक भी उनकी 1935-40 में प्रकाशित हुई थी। अपने अनुभवों को और भारतीय सभ्यता के कुछ पक्षों को उन्होंने उभारने की कोशिश की। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विचार उनके विचार से मिल जुल रहे हैं, जैसे चित्त है,
मंडल है, आर्किटाइप का उपयोग वह करते हैं, संस्कार, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो कि भिन्न रूपों में उनके सिद्धांत में कहीं कहीं प्रकट होते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह भी इसको स्वीकार नहीं करते। इस अर्थ में उन्होंने लिखा है ये कि मनोविज्ञान जो है वह इंपिरिकल से जुड़ा हुआ है, वह स्पेकुलेशन से कोई संबंध नहीं रखता और अपने आप को वह इसी में स्थापित करते हैं। कहने का हमारा आशय यह है कि जो संपर्क आरंभ हुआ, वह आरंभ जिस रूप में हुआ वह कुछ बहुत सुखद नहीं रहा और इसकी कोई उस दृष्टि में महत्ता प्रतिपादित नहीं होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे लिए उल्लेखनीय है वो ये है कि भारतीय चिंतन बड़ा ही व्यापक है और उसके भिन्न भिन्न दर्शनों को अगर लिया जाए तो यथार्थ के बारे में, उसके स्वरूप को लेकर और यथार्थ ज्ञान की जो पद्धतियां हैं उनको लेकर विशद वर्णन उपलब्ध होता है। प्रमाणों का जो वर्णन हमारे पास है, प्रत्यक्ष है, उपमान है, शब्द प्रमाण है, अभाव भी एक प्रमाण के रूप में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, अर्थापत्ति भी एक माध्यम। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है इसकी पद्धति का बड़ा विस्तृत विवरण हमको प्राप्त होता है। न्याय और उसमें तर्क का जो विश्लेषण है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन इन सबका कोई उपयोग मनोविज्ञान की जो मुख्य धारा है उसमें कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसकी परिधि निश्चित कर दी गई कि जो इंद्रियानुभव है, जो बाहर दिखाई पड़ता है, हम उसी प्रकार की अनुभूति को आधार मान करके एक शास्त्र का निर्माण करेंगे। यह अलग बात है कि आरंभ में कुछ लोगों ने यह प्रयास किया कि भारतीय चिंतन को उपलब्ध कराया जाए। उदाहरण के लिए 1908 में भारत के एक महत्वपूर्ण चिंतक श्री भगवान दास ने इमोशंस, साइंस ऑफ इमोशंस यह प्रस्तुत किया, जिसमें कि उन्होंने भारतीय रस और भाव इत्यादि को विश्लेषित करके और हमारे सामने रखा। श्री जदुनाथ सिन्हा की एक पुस्तक 1934-35 में प्रकाशित हुई जो कि इंडियन साइकोलॉजी शीर्षक से हमारे समक्ष आती है, जो लंदन में प्रकाशित हुई। हिंदू साइकोलॉजी करके स्वामी अखिलानंद की पुस्तक आती है जो कि 1948 में प्रकाशित होती है लंदन से, और उसमें क्या उसका शीर्षक ही उन्होंने दिया था कि हिंदू साइकोलॉजी वेस्ट को समझने के लिए हम ये लिख रहे हैं, उनका ये उद्देश्य था। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमको जो अनुभव मिलता है वो ये है कि बहुत दिनों तक जो हमारे अध्ययन की परिधि थी वह बड़ी संकुचित इस अर्थ में थी कि उसकी शब्दावली और उसकी जो शोध की समस्याएं थी उन सब में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हो रही थी, वहां पर अगर यह कहा जाए कि भारतीय चिंतन का जो इनपुट है, जो उसका लाभ हो सकता था, वह नहीं लिया गया। यहां तक कि भारत के विश्वविद्यालयों में भी जो मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन हो रहा था उसमें प्रायः इस तरह की चर्चा वर्जित थी। न तो संस्कृत की चर्चा वहां आती है और न ही भारतीय चिंतन के जो सूत्र हैं उनको ही लेकर के कोई विचार सम्मिलित किया जाता है। तो फिर भारत को मनोविज्ञान के अध्ययन में कैसे रखा जाता है मित्रों? वह केवल एक प्रकार के उदाहरण के रूप में, एक नमूने के रूप में, एक सैंपल के रूप में
जो पाश्चात्य सिद्धांत हैं उनकी परीक्षा यहाँ पर हम करते रहते हैं। मुख्य रूप से जो मनोवैज्ञानिक शोध हुआ है उसमें पाश्चात्य चिंतन के सिद्धांतों को परीक्षा करना कि यहाँ पर वे लागू होते हैं कि नहीं होते हैं, यही हमारी रुचि का विषय रहा है। यह एक खेद की बात है और यह परंपरा बड़ी जबरदस्त ढंग से हमारे सोचने को आच्छादित करती रही है और यह एक बड़ा भारी प्रश्न था और अभी भी है कि ऐसा क्यों हुआ। संभवतः जो औपनिवेशिक दृष्टि थी और ज्ञान का जो स्वरूप था वह जिस तरह से लिया गया, वह यह मान लिया गया कि यह नया विषय है, इसको भारतीय चिंतन जो कि दार्शनिक कहा जाता है और इसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, ये दोनों एक बड़ा अंतर हमने बना लिया है। जबकि जिसे आप मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक कहते हैं उसका भी एक दार्शनिक आधार है, उससे वो मुक्त नहीं है। जिसे वैज्ञानिक कहते हैं वह भी एक खास तरह के दर्शन से सिक्त है, भरा हुआ है, वो ऐसा नहीं कि वह उससे मुक्त है। यदि उसका विश्लेषण करेंगे तो यह स्पष्ट होगा। तो एक तरह की विज्ञान बनने की जो चाह थी उसने चिंतन की पद्धति या जिसे मूल रूप में आप दर्शन कहते हैं उससे दूर करने की प्रवृत्ति जो है वह प्रबल होती चली गई। पहले मनोविज्ञान का अध्यापन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता था, फिर इसे अलग कर दिया गया। बहुत सारे विषय दर्शन के ही अंतर्गत जो आज अलग अलग समाज विज्ञान बने हैं वे दर्शन शास्त्र मूलतः उसी के अंश थे। अब उनकी अलग अलग सत्ता हो गई, अपनी अपनी अस्मिता को स्थापित करने के लिए वह नया नया विषय जो है विकसित हुआ और यह बहुत पुरानी बात नहीं है। 20वीं शताब्दी में ये सारा काम हुआ जबकि हम इस रूप में इसको ले आए और अलग अलग शास्त्र जो है इनका निर्माण हो गया। और अब देखिए मनोविज्ञान की आरंभिक जो इच्छा थी और अभी भी हम लोगों के बहुत सारे लोगों के मन में है ये, वो प्रकट होती है साइकोफिजिक्स कि हम ऐसी मनोभौतिकी का निर्माण करें। भौतिकी जो है वह बड़ा ही परिनिष्ठित, बड़ा प्रिसाइज विज्ञान हमने माना और उसके करीब हम कितना पहुंच सकते हैं इसकी बड़ी चेष्टा की। साइकोफिजिक्स जो है आरंभिक मनोविज्ञान में बड़ा श्रम उसमें हुआ। आप उसके आगे देखें, अगर मूल जो मनोविज्ञान की मुख्य धारा है उसमें बहुत सारा समय जो दिया गया वह किस तरह से पशु सीखते हैं, इसके ऊपर चूहे, बिल्ली, कुत्ते, बानर किस प्रकार से सीखते हैं और उनका आधार जो था वह डार्विन का विकासवाद था, जो कहीं न कहीं यह मानता है कि एक निरंतरता इन विभिन्न स्तर पर विकास के जो पशु हैं और उन्हीं का अति विकसित रूप मनुष्य है तो वह निरंतरता होगी। तो सरल रूप में अगर उसकी समझदारी आ जाती है तो हम कठिन जटिल स्तर पर भी उसका उपयोग करके सिद्धांत बना सकते हैं। बहुत श्रम समय सब उस पर लगा। तो अधिगम या सीखने के प्रक्रिया को समझने के बहुत सारे जो उपाय किए गए, अध्ययन किए गए, वे सब पशुओं को लेकर के किए गए और उसके आधार पर मनुष्य के सीखने को समझने की कोशिश की गई। कुछ हद तक वह बात लागू होती है लेकिन कई अर्थों में लागू नहीं होती है। तो मनोविज्ञान का अगर इतिहास का अवलोकन किया जाए तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि इसके जो स्रोत थे वह भौतिक विज्ञान थे। उसमें जो प्रगति हो रही थी उसको ध्यान में लेकर के अध्ययन हो रहे थे। जो विकासवाद था उसका प्रभाव उसमें दिखाई पड़ रहा था और अचेतन का अध्ययन जो
फ्रायड ने आरंभ किया उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा था, परंतु फ्रायड भी अगर मुख्य धारा की दृष्टि से विचार किया जाए तो लगभग हाशिए पर ही अभी भी हैं। कुछ थोड़े से लोग उसका उपयोग करते हैं, अधिकांश मनोविज्ञान उसके प्रति शंका के दृष्टि से विचार करता है। हालांकि उसके बाद में बहुत सारे और भी कह सकते हैं परिमार्जन हुए, नव फ्रायडवादी भी हुए और तरह तरह के दृष्टिकोण जो है उसमें आरंभ होते हैं। मनोविज्ञान का जो विस्तार हुआ और पश्चिम से आयात करके उसको जो स्थापित किया गया तमाम सारे देशों में, उन सबका परिणाम यह हुआ कि यूरो अमेरिकी शोध हमेशा आगे रहता रहा और अन्य देशों में शोध उसके पीछे पीछे चलता रहा। तो ज्ञान की दृष्टि से कोई नवीनता जो है वह नहीं आ रही थी। यह भी अनुभव हुआ कि इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की जो पद्धति है वह कहीं न कहीं संस्कृति विशेष से अनुबंधित है। और 1960 और 70 के दशक में कई मनोवैज्ञानिकों ने यह विचार किया कि संभवतः संस्कृति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और अंतः सांस्कृतिक मनोविज्ञान नामक एक शाखा आरंभ हुई, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी जिसे कहते हैं। और उसमें यह देखने की कोशिश की गई कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में मनुष्य के व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में, उसके प्रेरणाओं में किस तरह की विविधता है। और यह कोशिश की गई कि मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत हद तक उसमें जो प्रयास हुआ वह यह रहा कि पश्चिम के जो सिद्धांत हैं उनका मूल्यांकन अन्य स्थानों पर किया जाए और उनके चिंतन की परीक्षा की जाए और उसके लिए प्रमाण एकत्र किया जाए और भिन्नता का और समानता का आकलन किया जाए। इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव अध्ययन जो है वो आरंभ हुआ। मैं मनोविज्ञान की जो विषय की संस्कृति है उसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि संस्कृति को हमने एक प्रकार के प्रभाव के रूप में देखने की कोशिश की कि मनुष्य के सोचने पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों में सोचने का अध्ययन किया, थिंकिंग का, या उनके अभिप्रेरणाओं में क्या फर्क पड़ता है तो उसकी तुलनात्मक व्याख्या करने की कोशिश की। तो ये आंदोलन अभी भी इस तरह का कार्य चल रहा है, उनके अपने शोध पत्रिकाएं हैं, जर्नल हैं, प्रकाशन हैं और ये तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, परंतु यह भी मुख्य धारा में शामिल नहीं होता है। भारत के एक बड़े ही प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक जिनका स्मरण करना मैं आवश्यक समझता हूं और मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ कार्य भी किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा। उन्होंने 1965 में एक बहुत महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किया था कि पाश्चात्य मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध और उसके समन्वय का, उसके इंटीग्रेशन का क्या उपाय किया जाए, क्या तरीका हो सकता है। इस तरह का विचार तो उन्होंने किया, लेकिन जो अध्ययन की प्रणाली थी और जो शोध कार्य हो रहे थे उसमें इसके बहुत अधिक परिणाम नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि ऐसा लगता था कि दोनों के बीच ये दो समानांतर चीजें हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि अगर शिव संकल्प सूत्र आप यजुर्वेद का देखें तो मन की बात वहां भी है, और चाहे आप आयुर्वेद को लें, चाहे योग शास्त्र को लें या फिर आप सांख्य को लें, सर्वत्र मनुष्य के स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसके व्यवहार के विविध पक्षों का विस्तृत विश्लेषण हमको प्राप्त होता है और निश्चित रूप से इसकी ऐतिहासिक
जो स्थिति है वो बहुत पुरानी है, हजार हजार वर्ष से ज्यादा पुरानी है। तो यह समानांतर दो तरह की पद्धतियां थी। जो नए किस्म का मनोविज्ञान विकसित हो रहा था वह कुछ सीमित अर्थों में मानसिक तत्वों का विश्लेषण करने को प्रस्तुत था, जबकि भारतीय चिंतन जो है वह बड़ा व्यापक था। मैं समझता हूं कि उसकी ओर ध्यान न देने के कई कारण हैं, और एक तो प्रमुख कारण यही है कि उसका जो सांचा लिया गया, ढांचा लिया गया, वह पूरी तरह से हमने बाहर से स्वीकार कर लिया। और दूसरा यह भी था कि अध्ययन की जो भाषा थी वो अंग्रेजी की थी, और संस्कृत का अध्ययन जो है वह धीरे धीरे धूमिल होता गया और उससे पैठ जो है नहीं हो पाती थी, और लोगों ने उसको दुरूह और अग्राह्य समझ करके उससे छुट्टी ले ली। लेकिन जो परिणाम हुआ उसका वह यह हुआ कि हमारी जो दृष्टि है, जो देखने का तरीका है, जो समझने की प्रक्रिया है, उन सब को एक नए ढंग से हमने बांध दिया, संकुचित कर दिया, और वह ज्ञान की दृष्टि से लाभकारी नहीं सिद्ध हुआ। और उसका परिणाम जो है वह हजारों हजार अध्ययन होते रहे, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से हम कुछ विशेष योगदान नहीं कर सके। मैंने उल्लेख किया था प्रोफेसर सिन्हा का, जिन्होंने इधर ध्यान आकृष्ट किया और इसके लिए यत्न भी आरंभ किया, भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर के भारतीय दृष्टि से कैसे काम किया जाए, इस ओर भी उन्होंने लोगों को उन्मुख किया, ओरिएंट किया, और यह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि हम दूसरे के दृष्टिकोण से क्यों देखें, लेकिन व्यवस्थाएं बड़ी जटिल होती हैं और उन प्रक्रियाओं में अंदर प्रवेश करना बड़ा कठिन है। तो पूरा का पूरा ढांचा, पूरा का पूरा जो विषय का स्वरूप है वह वही बना रहा जो कि पाश्चात्य यूरो अमेरिकन दृष्टि के अंतर्गत चलता है। तो हुआ क्या, कई भारतीय मनोवैज्ञानिकों की रुचि इधर हुई, तो उन्होंने एक एक पक्ष को, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक अवधारणा को लेकर के विचार करना शुरू किया, और जिसे कहते हैं पीस मील, खंड खंड में, जैसे किसी ने अनासक्ति के ऊपर गीता को पढ़ करके सोचने की कोशिश की और यह देखा कि उसका कार्य के साथ क्या संबंध है, मनुष्य के जीवन में जो तनाव है उसके साथ उसका क्या संबंध है, या और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण और बड़े महत्वपूर्ण इस अर्थ में है जिनका व्यापक उपयोग होता है। जैसे सत्व, रज और तम, तीन गुण जो हैं वह अनेक मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में आए। जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है उसमें व्यक्तित्व के अध्ययन को एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो व्यक्तित्व के उस अध्ययन की परिपाटी के अनुरूप आप ध्यान दीजिए, जो वहां परिपाटी है उसके अनुकूल, उसी के तरह से हम कैसे खड़ा करें, हमारा सारा जो उद्देश्य था, तो यहाँ सब बिखर जाता है। गुण की जो अवधारणा है, सांख्य योग में जो अवधारणा है, वो पूरा आपने छोड़ दिया और सत्व, रज और तम के ऊपर कुछ प्रश्न आपने तय कर लिए, उसका उत्तर ले लिया और यह मापन कर लिया कि भाई सत्व ज्यादा है कि रज ज्यादा है कि तम ज्यादा है, उसका मूल्यांकन आप करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय मनोविज्ञान या भारतीय चिंतन के जो मनोवैज्ञानिक पक्ष थे उनका भी अनुकूलन हमने पश्चिम का जो मनोविज्ञान था उसके अनुरूप करना शुरू किया, उसी सांचे में उसको फिट करने के लिए हमने प्रयास आरंभ किया।
क्योंकि मान लिया कि सत्य तो उसी तरह से मिलेगा, उसी प्रकार से होगा, और उसी पद्धति का मापन उपयोग करते हुए हमने इसका उपयोग किया। और भी बहुत सारे संप्रत्यय हैं जिनका विद्वानों ने देखने की कोशिश की। अभी एक साइकोलॉजी एंड डेवलपिंग सोसाइटीज करके एक जर्नल है, उसमें भारतीय संप्रत्ययों को लेकर के पूरा एक अंक प्रकाशित हुआ कुछ वर्ष पहले। धर्म, मोक्ष, ईश्वर, कर्तव्य, और इन सब की व्याख्या कैसे की जाती है यह समझने की कोशिश की गई उसमें। लज्जा एक क्या संप्रत्यय है इसको समझने की कोशिश की गई। अहंकार क्या है इसको समझने की कोशिश की गई है। स्वधर्म क्या है इसको समझने की कोशिश की गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों की रुचि इस दिशा में आई कि देखें कि यह संप्रत्यय क्या है, तो उसको पहचानने की कोशिश करने के लिए हमने कुछ उदाहरण लिए, कुछ वर्तमान की जो अवस्था हमारी है उसमें इसका क्या उपयोग है उस पर भी विचार किया, लेकिन कहीं भी समग्र रूप में इसकी रूपरेखा हमारे सामने नहीं प्रस्तुत होती। कुछ मनोवैज्ञानिकों की रुचि इसमें रही कि एक प्रकार का सर्वेक्षण किया जाए कि उपनिषद में, भिन्न भिन्न दर्शनों में जो वैदिक सामग्री है उसमें किस तरह की मनोवैज्ञानिक सामग्री है, इसका एक सर्वेक्षण, एक समीक्षा प्रस्तुत की जाए। इस तरह के भी कुछ ग्रंथ भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने लिखे हैं, लेकिन वह भी कहीं अध्ययन में प्रयुक्त नहीं होता है, न तो बीए में न एमए में, कहीं भी उसका उल्लेख नहीं होता है। बाद में चलकर के शोध कार्य में कोई उसका उपयोग कर ले तो कर ले। तो जो मुख्य धारा है, जो सोचने की जो इकाइयां हैं या जो विषय है, उसमें यह सब जो है वह बाहर चला जाता है। हमने भी कुछ यत्न किया, जैसे बुद्धि एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, विवेक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सृजनात्मकता बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, रस और भाव महत्वपूर्ण विषय है। इनको लेकर के हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया कि इनकी सैद्धांतिक स्थिति क्या है और व्यवहार में इनकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की होती है और कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ प्रयास हम लोगों ने किया। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मनोविज्ञान की मुख्य धारा जो मानी जाती है और जिसके अनुकूल अध्ययन अध्यापन हो रहा है, उसमें भारतीय चिंतन को बहुत कम स्थान प्राप्त होता है। इधर कुछ वर्षों में हम लोगों ने प्रयोग किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ा रहा था तो हमने पूरा एक पेपर हमने इंट्रोड्यूस किया, एक आरंभ किया हमने, जिसमें भारतीय मनोविज्ञान को विशेष रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और उसमें हमारा उद्देश्य यह था कि कुछ जो मूल ग्रंथ हैं, हमने जो बड़े आरंभिक ग्रंथ हैं, हमने तर्क संग्रह लीजिए या आप कठोपनिषद लीजिए या भगवद गीता लीजिए, योग सूत्र लीजिए, इसके कुछ अंशों को लेकर के और हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की और उसको विद्यार्थियों ने स्वीकार भी किया और पढ़ा भी और उनको लाभ भी उसका प्राप्त हुआ। वो अच्छी संख्या में छात्र उसमें रुचि ले रहे थे। उसका कक्षा में मेरा ख्याल है कि 50-60 के करीब विद्यार्थी एमए के स्तर पर पढ़ रहे थे उसको। कहने का हमारा आशय यह है, यदि यत्न किया जाए तो यह संभव है कि इन विचारों से, इन सिद्धांतों से कैसे हम लाभ ले सकते हैं। एक विषय जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जहां पर बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने हैं, वह है योग और स्वास्थ्य का, जीवन शैली का। हमारे सामने एक विकट समस्या उपस्थित है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। आज हम जो कोविड की महामारी है उसे देख रहे हैं। कम से कम उसका एक बड़ा भारी प्रभाव यह हुआ कि सबको कहा गया कि भाई आप घर के अंदर रहिए, सीमित रहिए,
अपने संकोच करिए। तो अब आप देखिए कि किस तरह से अपने आप को, अपनी जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर भी आप नियंत्रण करिए, अपने व्यवहार के ऊपर भी नियंत्रण करिए। तो प्रत्याहार कैसे हो रहा है, बड़ा गंभीर प्रश्न है हमारे सामने जीवन के लिए, इसकी क्या महत्ता है। जीवन की जो आधुनिक दृष्टि हमने अपनाई है, विकास का जो अपना दृष्टिकोण हमने अपनाया है, और उसके अनुकूल जीवन को कैसे जिया जाए, इसकी जो शैली हमने अपनाई है, उसकी अनेक कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं। यह अवसर यह नहीं है कि उस पर विस्तार से बात की जाए, लेकिन जो यम नियम आसन प्राणायाम आदि जो चरण योग सूत्र में हैं, उसमें यम नियम को लेकर के महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह तो सार्वभौम है, अर्थात यह किसी समाज या जाति या देश के लिए नहीं, बल्कि कहीं न कहीं इनका संबंध जो है वह सबके आचरण से है, और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भारतीय चिंतन है उसका जो स्तर है और उसका जो कलेवर है और उसकी जो परिधि है वह अत्यंत व्यापक है। हम सब लोग जानते हैं कि ज्ञान का जो स्वरूप है उसके बारे में तो कहा गया कि ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है, और यह भी कहा गया कि इस ज्ञान का जो रूप है वह परा और अपरा विद्या के अंतर्गत जो लौकिक है, जो व्यावहारिक है, जो पारमार्थिक है, उन दोनों पक्षों को कैसे ध्यान में लिया जाए, इस पर ध्यान दिया गया। यह भी ध्यान दिया गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके परिधि के बाहर तो कुछ भी नहीं जाता है। जितनी हमारी प्रेरणाएं हैं सब के सब उसमें आ जाते हैं। और इसी तरह से जो रस का विचार है, जो एस्थेटिक्स में जाता है और जो काव्य शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से जिसका विस्तार हुआ है, बहुत सारी उसमें ऐसी स्थापनाएं हैं जो कहीं आप फिट करना चाहें पाश्चात्य मनोविज्ञान में तो फिट नहीं होती हैं, छोटा पड़ता है। अब रस के अनुरूप कोई शब्द नहीं है अंग्रेजी में जो उसके स्तर को व्यक्त कर सके। अब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और रस, इन सब की जो प्रक्रिया है वह समझाने के लिए इन्हीं शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। एक हम लोगों के मित्र हैं राजीव जी, वो अमेरिका में एक बड़ी भारी योजना लेकर काम कर रहे हैं, इन्फिनिटी फाउंडेशन है उनका। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है अनट्रांसलेटेबल, कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनका अनुवाद नहीं हो सकता है, और अनुवाद करके जबरदस्ती हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं उनके स्थान पर, वह ज्ञान के बदले में अज्ञान को ही आगे बढ़ाते हैं। ये बड़ी भारी कठिनाई हमारे सामने है। तो कैसे उससे बचा जाए? हम लोगों को भारतीय चिंतन को मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थापित करने में, इसका स्वास्थ्य का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि नवीनतम जो कार्य हो रहा है वह न्यूरो साइंस में, न्यूरो साइकोलॉजी के पढ़ने लिखने वाले लोग जो हैं वह मेडिटेशन और ध्यान के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो विचारणीय है वो ये है कि हमारे मस्तिष्क का स्वरूप, मैं इसको गंभीरता से कह रहा हूं कि मस्तिष्क का स्वरूप जो उसका भौतिक स्वरूप है, वह स्वरूप मस्तिष्क कैसे सोचता है और ध्यान अगर करता है उसके नाते बदल जाता है। एक प्रकार का वह स्वयं अपने को रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेशन उसका होता है। कुछ वर्ष पूर्व रिचर्ड डेविडसन करके विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, वो आए थे और दिल्ली विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान हुआ था। दलाई लामा जी भी पधारे थे और उनके साथ वह आए थे, और वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं।
अभी साइंस ऑफ मेडिटेशन पर उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आई है। बहुत सारा उसमें जो विचार है वो ये है, वो जो बौद्ध भिक्षु हैं जो कि कई हजार घंटे जिन्होंने ध्यान का अनुभव किया है, मेडिटेशन किया है, उनके मस्तिष्क के स्कैन, उसका चित्र उन्होंने दिखाया, और जो 2000 घंटे किया था, जो 10,000 घंटे किया था, इस तरह से, और फिर देखा कि उसमें उसकी संरचना में अंतर आ रहा था। तो जो वायरिंग हमारे मस्तिष्क में है वह वायरिंग भी परिवर्तनशील है, उसका भी संस्कृति के द्वारा निर्धारण होता है। हमारा मस्तिष्क भी संस्कृति विशेष में विकसित होता है। तो यह जो भौतिक रचना है वह भी भिन्न रूप से होती है। ये बड़ी गंभीर बातें हैं जो कि न्यूरोसाइंस में दिख रही हैं, और जहां पर यह विचार बड़ी गंभीरता से हो रहा है कि इस प्रकार के मेडिटेशन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इनको सोचने की, समझने की, इन पर प्रायोगिक अध्ययन भी हो रहा है। क्योंकि एक बड़ी समस्या यह है कि चेतना को भी हम व्यवहार का विषय मान लेते हैं। मतलब कॉन्शसनेस एज इट इज, जो भारतीय चिंतन की स्थिति है, उससे अलग कि हम आपको देख रहे हैं तो हमको आपकी चेतना है, यह एक प्रकार की चेतना है। और हम सोते हैं और सपने देखते हैं और जगे हुए हैं, यह एक प्रकार की। लेकिन एक तुरीयावस्था की भी चर्चा होती है जो हमको एक दूसरे ही धरातल पर स्थापित करती है। तो चैतन्य का विश्लेषण कैसे किया जाए? परेशानी यह है कि जिस सीमित शब्दावली से हम मनोविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में परिचित हैं, वहां पर यह सब शामिल नहीं हो पाता है, और फिर उससे विरुचि हो जाती है, अरुचि हो जाती है, हम उससे अलग हट जाते हैं। योग शास्त्र, जिसे ब्रह्म विद्या आप श्रीमद् भगवत गीता को देखते हैं, उसमें इतने रत्न भरे पड़े हैं जो कि जीवन को संचालित करने के लिए आधार का काम कर सकते हैं और करने के लिए उपलब्ध हैं। केवल एक विचार उसका आप देखिए, अगर स्थितप्रज्ञ का, जो कि किस तरह से जो गुणातीत की स्थिति बन जाती है आगे, उसका भी उल्लेख उसमें होता है। हम लोग तो उसी पर अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमारे कहने का अर्थ यह है कि वीत राग भय क्रोध, अब यह जो स्थिति है वह कैसे आ सकती है और उसके क्या परिणाम होंगे? क्योंकि सुख प्राप्त करना और दुख का निवारण करना, यही पूरे मनोविज्ञान का, जो आधुनिक मनोविज्ञान, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है। मगर यही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के रूप में यह विचार करने की आवश्यकता है। यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि जब बहुत कई विचारकों ने, भारतीय चिंतकों ने यह कहा है कि धर्म जो है वह मनुष्य को पशु से भिन्न करता है, और वह किस रूप में है? वह विवेक के रूप में भी है, और वह दृष्टि देता है कि उचित अनुचित किस प्रकार से हम निश्चय कर सकते हैं, हमारा जीवन कैसे आगे चल सकता है। व्यष्टि और समष्टि का क्या संबंध है, वह भी एक बड़ा गंभीर चुनौती के रूप में हमारे सामने जीवन में भी उपस्थित हो रहा है, और किस प्रकार वह भिन्न भिन्न प्रभावों से, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे बाजार का हो, उससे प्रदूषित हो करके हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि स्वास्थ्य की समस्या केवल भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व में बड़ी विकट रूप में उपस्थित हुई है, और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या इतनी विकट है कि कितने बिलियन डॉलर खर्च होते हैं अमेरिका में और अन्य देशों में मानसिक रुग्णता और उसके कष्ट से निवारण के लिए। तो उसका जो आधार है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो हमारी जो विश्व दृष्टि है उस पर निर्भर करता है। जो सीमित विश्व दृष्टि है वह कहीं न कहीं हमको बांध देती है। अगर हम
यह मान करके चलते हैं, मान करके ही अगर चलते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म, अगर हम दृष्टि की व्यापकता करते हैं, आजकल इंक्लूसिव शब्द का उपयोग बहुत होता है, अब इससे बढ़कर के इंक्लूसिव क्या हो सकता है? और कहीं कहीं का इसका उपयोग गांधी जी ने भी किया था, कम से कम बहुत सारे लेखन में दिखाई पड़ता है, उनके आचरण में भी इसके संकेत प्राप्त होते हैं कि वह ईश्वर को मनुष्य के रूप में पाते हैं। श्री अरविंद का जो इंटीग्रल साइकोलॉजी के नाम से जो उनका विचार प्रस्तुत हुआ, इंटीग्रल योग भी है उनका, वह कहते हैं कि हमारा जो मानस है, वह जो अंतःकरण है, वह करण है, और उसको कैसे रिफाइन किया जाए, उसको कैसे परिष्कृत किया जाए, उनके योग का उद्देश्य उसको परिष्कृत करना है। श्री अरविंद मनोविज्ञान की दृष्टि से एक नया सांचा प्रस्तुत करते हैं, और वह मन के कई स्तरों का उल्लेख करते हैं, और उसका विश्लेषण भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। वह भी एक बड़ा भारी योगदान है, लेकिन यह भी मुख्य धारा में मनोविज्ञान में बहुत अधिक सम्मिलित नहीं हो सका है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जो वैश्विक परिदृश्य है, उसमें 1970 के बाद संस्कृति को महत्व दिया जाने लगा, लेकिन वह भी अभी भी हाशिए पर है, और संस्कृति को महत्व दिए जाने के परिणाम स्वरूप इन विचारों की स्वीकृति की संभावना विस्तृत होती है। मित्रों, इस चर्चा में यह उल्लेख भी आना चाहिए कि विज्ञान की अवधारणा पर भी जो पॉजिटिविस्ट दृष्टिकोण, जिसे कहते जो विधेयवादी दृष्टि है, उसके ऊपर भी शंकाएं कई स्तरों पर उठी हैं, और एक क्षेत्र जो कि विज्ञान दर्शन कहलाता है, फिलॉसफी ऑफ साइंस, उसमें इसको लेकर के बहुत सारी चर्चा है कि विज्ञान को उतना स्वच्छ नहीं माना जा सकता कि वह धर्म का स्थान ले ले। जो पश्चिम में रिलीजन को दूर हटा करके उसकी जगह पर विज्ञान को स्थापित किया गया, धर्म निश्चित रूप से रिलीजन नहीं है और उससे ऊपर है और अधिक व्यापक है, और उसको तो स्थापित करना पड़ेगा यदि हम जीवन और पूरी सत्ता के प्रति एक समग्र दृष्टि रखते हैं तो। और इस पूरे चेतन जगत को, ब्रह्मांड को सक्रिय तत्व के रूप में या संगति के रूप में, एंटिटी के रूप में हम देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ जो संबंध हम देखते हैं, जो जल हो, पर्वत हो, ये सब के सब कहीं न कहीं हमारे आदरणीय। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रथम श्लोक है, वह प्रत्यक्षाभिप्रपन्न स्तन विरवतु अष्टाभिरष्टाभिरीशा। तो जो प्रत्यक्ष रूप है, अर्थात सब कुछ ऐसा है जहां पर ईश्वर उपस्थित है। यही बात तो ईशावास्योपनिषद में भी दिखाई पड़ती है, जब हम कहते हैं ईशावास है, जो कुछ है वह सब ईश्वर से अनुप्राणित है। और कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजी था मां कृत कस्य शुद्धम। तो त्याग पूर्वक भोग करना, न कि केवल भोग करना आंख मूंद करके। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी दृष्टि में बहुत सारे ऐसे तर्क हैं, ऐसे प्रमाण हैं, ऐसे उपयोगी विचार हैं जो कि सार्वजनीन और सार्वभौमिक रूप से उपयोगी हैं। वह जाति विशेष और रिलीजन विशेष, मजहब विशेष से कोई संबंध नहीं रखते हैं, वह मनुष्य की स्थिति से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सबको लेकर के मनोविज्ञान की जो अवधारणा विकसित होनी चाहिए, वह अभी तक विकसित करके प्रस्तुत नहीं हो सकी है। और जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां हस्तक्षेप हुए हैं,
उदाहरण के लिए मैंने कुछ उल्लेख किया, समय इतना नहीं है क्योंकि हर एक विषय में बहुत सारा कार्य हुआ। जैसे मोरालिटी जिसे कहते हैं, नैतिकता जिसे कहते हैं, उसके स्तर क्या हो सकते हैं। तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक और नृतत्व विद्याविद कहे जा सकते हैं शिकागो के, रिचर्ड श्वेडर, उनकी एक पुस्तक है थिंकिंग थ्रू कल्चर्स, और उनका अपना शोध कार्य भारत में उन्होंने उड़ीसा में किया, और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि नैतिकता में एक नैतिकता जो है वो डिविनिटी की है, देवत्व वाली है। उसको सिद्धांत में उन्होंने प्रस्तुत करने का यत्न किया। जो आत्मा का स्वरूप है, आत्म शब्द थोड़ा बड़ा है, और जो उसका छोटा रूप है जिसे अंग्रेजी में सेल्फ हम कहते हैं, उसको लेकर के भारतीय और पाश्चात्य अनेक संस्कृतियों में व्यापक अध्ययन हुए हैं, और जहां यह परिलक्षित होता है कि स्व को, आत्म को देखने की दृष्टि जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार की है। और उसमें पाश्चात्य चिंतन और वहां के जीवन और संस्कृति में जो स्थापित क्रूर किस्म का, क्रूएल किस्म का जो इंडिविजुअलिटी है, जो एक वैयक्तिकता है, उसका डिसेंटरिंग है, और उसको व्यापक रूप से एक शब्द लिया जाता है कलेक्टिविस्ट, लेकिन वह पूरी तरह से इसको अभिव्यक्त नहीं करता है। तो आत्म के स्वरूप को लेकर के सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई गई हैं, जो यह प्रदर्शित करती हैं कि हमारे सोचने का, अपने आप को देखने का, और जो समाज से हमारा जो संबंध है, समुदाय से जो हमारा संबंध है, वह भिन्न प्रकार का है। मित्रों, यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि भारत के विषय में एक कठिनाई हमारी यह है, और भारतीय चिंतन के विषय में बात करते हैं तो वहां भी एक कठिनाई यह है कि शास्त्र जब लिखे गए और जिस काल में तैयार किए गए और प्रस्तुत किए गए, और आज का जो समय है, जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं, उनके बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, इस पर भी विचार करना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, वर्ण व्यवस्था और फिर जाति व्यवस्था, और जाति के बाद उसमें भी कितनी उपजातियां और नाना प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो आचरण में और पारस्परिक संबंध में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो कहाँ हम टिके उसमें, तो कहीं न कहीं उस पर भी विचार करना आवश्यक है कि संस्कृति स्थिर नहीं रहती, वह डायनेमिक है, गतिशील है, और उसमें समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन भी आते हैं। अब जो हम सिद्धांत बनाते हैं, भौतिक विज्ञान के बहुत सारे विषय तो ऐसे हैं जो कि सदैव के लिए स्थापित हैं, उन विशेषताओं को आप पकड़ सकते हैं। ऐसी विशेषताएं क्या मनुष्य में है, किस रूप में है, या समय के साथ किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो मनोविज्ञान में बहुत सारा जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, प्रतिदिन सैकड़ों विचार या कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं प्रस्तुत होती हैं। उसका एक कारण यह भी है कि हम इंद्रिया अनुभव पर बल देते हैं। तात्कालिक जो परिस्थिति है, जो ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है, उस पर हम विशेष बल देते हैं, और वो परिलक्षित होता है। ऐसा भी नहीं है कि मनोविज्ञान दर्शन से पूरी तरह मुक्त है, क्योंकि निरंतर उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और वह परिवर्तन हमारे सामने अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, नई जो प्रविधि है, नई जो टेक्नोलॉजी है, वह भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। देश काल के जो संबंध है वह बदल रहे हैं। तो इनके आलोक में हमारे विचारों में किस तरह का परिवर्तन अपेक्षित होगा, यह भी हमारे लिए विचारणीय है। तो ये मनोविज्ञान का एक नया अध्याय अब शुरू हो रहा है, जिसमें सत्य की बहुलता
जो उत्तर आधुनिक विचार है वह एक सत्य नहीं मानता है, वह कई प्रकार के सत्य को मानता है, क्योंकि वह कहता है कि सत्य जो है वह रचा जाता है, वह खोजा नहीं जाता, कहीं पर वह पड़ा नहीं हुआ है कि गए आप उसमें इकट्ठा कर लिया। सत्य की रचना में आपका योगदान होता है। तो ज्ञान का यह भी दायित्व है कि वह श्रेष्ठ क्या है इसको प्रतिपादित करे और उस दिशा में ले चलने का मार्ग प्रशस्त करे। यह उत्तर आधुनिक विचार का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। फ्यूचर फॉर्मेशन, भविष्य का निर्माण कैसे हो, यह विचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो केवल कार्य यही नहीं है कि हम मात्र भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों गोचरों की सामग्री एकत्र करते रहें और उसकी गणना करते रहें और उसके आधार पर कुछ सिद्धांत निरूपण करते रहें, बल्कि हम यह भी देखें कि भविष्य में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। संस्कृति मूलतः श्रेष्ठतर, जो अच्छा से अच्छा है उसकी और उन्मुख प्रक्रिया है, और जो मनोविज्ञान है वह एम्पिरिकल के रूप में जो कुछ मौजूद है उसका यथातथ्य गणना, विश्लेषण, वर्णन करने तक ही अपना कार्य मान लेता है कि चुक जा रहा है, वहीं पर वो अपने को स्थापित करता है। तो उत्तर आधुनिक जो दशा चिंतन में दिखाई पड़ती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वहां पर बहुत सारे लोग इस दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक दृष्टियां भी महत्वपूर्ण है और चिंतन की यह दृष्टि कहीं न कहीं भिन्न भिन्न संस्कृतियों के विचार को महत्व देती है, अवसर देती है। अभी तक जो हमारा ज्ञान का आदान प्रदान रहा है वह आदान ही ज्यादा रहा है, प्रदान जो है वह बहुत कम हुआ है। बहुत सारे ऐसे विचारक भारत में भी और विदेश के भी ऐसे आए हैं और उनका विचार प्रकाशित हुआ है, जो यह बताता है कि व्यक्ति का जो स्वरूप है वह भिन्न प्रकार का है, यहाँ की दृष्टि जो है वह भिन्न प्रकार की है। एक उदाहरण के रूप में मैं उल्लेख करूंगा, एक समाज वैज्ञानिक हैं मैक्किमेरियट। अब उन्होंने भारतीय दृष्टि से सोचने को आधार बना करके सामाजिक शास्त्र का एक पूरा विश्लेषण रखा है और उनकी पुस्तक आई थी कई वर्ष पहले जिसका नाम है इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज, और बड़े प्रतिष्ठित समाज वैज्ञानिकों ने उसमें योगदान किया था। अब एक छोटा सा विचार उनका है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो भारत का व्यक्ति है वह वस्तुतः डिविजुअल है, वह इंडिविजुअल नहीं है, वह विभक्त है, अनेक तत्वों से निर्मित है। और यहीं पर जब अनेकता है तो वह कहीं न कहीं लोगों से जुड़ता है, संबंध जो है वो महत्वपूर्ण है। पश्चिम की जो दृष्टि है वह मुख्यतः एंथ्रोपोसेंट्रिक है, व्यक्ति केंद्रित है। समग्र जीवन, समग्र सृष्टि व्यक्ति के लिए है। यहाँ पर जो चिंतन है, अगर यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की बात करते हैं, माइक्रोकास्म और मैक्रोकास्म के बीच में संबंध की बात करते हैं, परस्पर अनुपूरकता की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता की बात करते हैं। आयुर्वेद में यदि ऋतु सात्म्य की बात की जाती है, यदि सत्व और रज तम केवल आप में ही नहीं है बल्कि जो पदार्थ हैं जिनका आप उपयोग करते हैं उनकी भी वह विशेषता है, तो कहीं न कहीं यह दृष्टि जो है, जो इंडिविजुअल की बात है, वो कहीं न कहीं उससे बड़ी मौजू लगती है, उपयुक्त लगती है। तो इस तरह की सूझ ऐसे प्रस्ताव हैं, लेकिन इनकी स्वीकृति पर्याप्त नहीं है और न इनका उपयोग भारत में ही अध्ययन में लोग कर रहे हैं। शोध के स्तर पर यदा कदा इन पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन यह जो मुख्य धारा है
जहां परिवर्तन लाना आवश्यक है वह कहीं न कहीं अभी उससे रहित है। कुछ प्रयास हम लोगों ने आरंभ किया है और पाठ्यक्रम में इसको कैसे शामिल किया जाए इसका उद्यम भी किया है। सामग्री भी हम लोगों ने तैयार की है। कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं जो इंडियन साइकोलॉजी को लेकर के हम लोगों की दृष्टि जो है उसको प्रस्तुत करती है। एक अभी उनका देहांत हो गया, प्रोफेसर के रामकृष्ण राव और श्री आनंद परांजपे, इन लोगों ने मिल करके साइकोलॉजी फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव एक बड़ी अच्छी पुस्तक 2016 में उन्होंने प्रकाशित की थी। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के कार्य हुए हैं जिनसे यह आशा बंधती है कि इस तरह के चिंतन को जो कि हमारे निकट है और हमको अपनी पहचान करवाने में सहायक है, कहीं न कहीं उसको बल मिलेगा। हमारा प्रश्न है, हम अपनी बात यहाँ समाप्त करेंगे और आपसे चर्चा भी करना चाहेंगे कि जो आईना है वह हम पश्चिम का क्यों लें? उसमें तो हमको अपना स्वरूप एक विशेष तरह का दिखाई पड़ेगा और वह क्यों हमारे विचार को लेंगे जबकि उनकी जो पद्धति है कहीं न कहीं उनको उनकी परिस्थिति के साथ जोड़ करके एक तरह का आधार दे रही है, हालांकि उसकी सीमाएं भी दिखाई दे रही हैं। भारतीय चिंतन की यह विशिष्टता है कि वह मजहबी नहीं है, वह स्थान देश काल के परिसीमा में बंधने वाला नहीं है। उसके विचार ऐसे हैं जो कि मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं और उनको कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे सबसे उसका संवाद स्थापित किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक चुनौती है जिधर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से हम लोग कई प्रकार का उद्यम कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर बलराम शुक्ल दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना जिसमें कि भारतीय चिंतन के मूल विचार हैं जो कि नैतिकता से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं, भारतीय चिंतन के विविध पक्षों को प्रस्तुत करने का यत्न उन्होंने भी किया है। इस दृष्टि से अभी बहुत सारा कार्य बाकी है। मैं इस संस्कृत नवोन्मेष की श्रृंखला में अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा और यह अनुरोध करूंगा कि आप सब इस यज्ञ में शामिल हों और हम इस रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के जो ऐसे सरोकार हैं जो कि सांप्रतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वहां हमारा योगदान क्या संभव है, इसे उपस्थापित करें। पश्चिम में जो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज है वहां पर अभी भी जो स्थिति है वह एक प्रकार की नए तरह की औपनिवेशिकता, नियो कॉलोनियलिज्म स्थापित हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के रूप में एक प्रकार की पुनः मानसिक गुलामी का कार्यक्रम चल रहा है। यह विचार का प्रश्न है। जैसे विकास का जो नारा था अब वह धीमा पड़ा है। अब विकास के बदले में टिकाऊ विकास की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। लोग यह कह रहे हैं कि भाई इस धरती की सीमा है और इसका उपयोग जो संसाधन प्रकृति के हैं उनको यदि व्यवस्थित रूप से नहीं करेंगे तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अभी जो COP26 में चर्चा हुई उस पूरी चर्चा को आप देखिए तो आप पाएंगे तो इस धरती पर जीवन की रक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में उपस्थित हो रही है। भारतीय चिंतन उस दृष्टि से भी कई राहें हमारे सामने खोलता है। मैं इन शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और यही आशा करता हूं कि हम लोग इस यात्रा में शरीक होंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ अपनी ओर से उस दृष्टि को
जो कि धूमिल होती रही है, जिसके ऊपर कुआसा छाया हुआ है, वो हटा करके प्रस्तुत करने में अपना योगदान दे सकेंगे। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतंगमय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी। हाँ, आपका व्याख्यान आज जो हमारी नवोन्मेष जो व्याख्यान श्रृंखला है उसमें मुझे लगता है कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कि बात है कि भारतीय चिंतन का जो है वैश्विक स्तर पर अभी उतना जो है उपयोग नहीं हो रहा है, परंतु आपने हमारी इस दृष्टि से भी आपने हमें ये अवगत कराया कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर अब विदेश में भी शोध कार्य भी हो रहे हैं, चर्चा भी हो रही है, उनको माना भी जाने लगा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो आज की स्थिति है कि जो ये महामारी है, इसके कारण जो एक तरह से कहिए ना केवल भारत में ही अपितु प्रत्येक देश में हर इन व्यक्ति के मन में एक हम कहेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर कि किस तरह से हम स्वस्थ रह सकें। तो इस दृष्टि से हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में जो हमारा आयुर्वेद है या उसको कहिए जो है अन्य विज्ञान है, योग कह लीजिए, तो उसको अपनाते जा रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि अब यदि हमारे विद्वान, जिस तरह की आपने कहा कि विद्वान गण जो हैं इस दृष्टि में यदि अपनी दृष्टि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखें, हम मानते हैं कि हमारे शास्त्र बहुत प्राचीन हैं, परंतु हमारा ये जो नवोन्मेष का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि इस प्राचीन जो परंपरा है ये, क्योंकि ये प्राचीन होते हुए भी नवीन है, तो हम किस तरह से इसको, इस प्राचीनता को नवीन, उसके अंदर की नवीनता हम पूरे विश्व के सामने रखें। तो ये हमारा एक जो ये श्रृंखला है, इसमें हमारा यही एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे हुए रत्न हैं वो प्राचीन ही नहीं है, वो प्राचीन होते हुए भी नवीन है और किस प्रकार से वो पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं समझती हूँ कि ये हमारा जो कार्य है वो जो है आगे और भी बढ़ेगा। और आप जैसे विद्वान, भले ही आपने हमें पूरा ऐतिहासिक दृष्टि से बताया कि अभी भारतीय चिंतन परंपरा को मनोविज्ञान में उस प्रकार से स्थान नहीं मिला है, परंतु आपने हमारे को एक पॉजिटिव जो है उस दृष्टि से भी हमें बताया कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर शोध भी हो रहे हैं, चिंतन भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आपका व्याख्यान जो हमारे संस्कृत के विद्वान हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है कि जो भारतीय परंपरा में जो चिंतन की धारा है उसमें जो रत्न हैं उनको वो अन्य जो है विदेशी लोगों तक जो है विदेशी संस्कृति में भी उनको पहुंचाने का प्रयास करें। तो ये मुझे लगता है कि एक तो ऑनलाइन जो व्याख्यान श्रृंखला है ये भी उसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान करेगी। तो आप जैसे विद्वानों के यदि इसी प्रकार से व्याख्यान होंगे तो हम जैसे जो, हम नहीं कहेंगे, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, ज्ञान नहीं है मुझे इतना, लेकिन जितने भी हमारे जो ज्ञान युक्त विद्वान हैं वो न केवल अपने लिए शोध करें या अपने जो है व्याख्यान ही दें, अब कुछ ऐसे प्रकाशन भी उनकी तरफ से निकलें जो कि न केवल संस्कृत भाषा में हो, अन्य भाषा में भी हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। तो यदि हम अपने विचारों को वैदेशिकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी यदि संस्कृत के ग्रंथों को, उनके छिपे हुए जो विज्ञान है उसको यदि जन के सामने लाया जाएगा तो मुझे लगता है कि अवश्य ऐसा दिन आएगा कि आपका प्रयास भारतीय चिंतन परंपरा को, चिंतन धारा को मनोविज्ञान या अन्य जो विषय हैं आधुनिक, उनमें शामिल किया जाए, उनमें सम्मिलित किया जाए, उसमें हम सफल हो सकेंगे। तो आज का व्याख्यान सभी के लिए सर अत्यंत उत्तेजनाजनक और प्रोत्साहन पूर्ण है। और जितने भी विद्वान हैं मुझे लगता है कि अब इसी कार्य की ओर अग्रसर होंगे कि किस तरह से भारतीय चिंतन में जो जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं उनसे अवगत कराया जाए। तो आपका अत्यंत धन्यवाद और दिल्ली संस्कृत अकादमी आपका आभार व्यक्त करती है और आपने अपना इतना जो है अमूल्य समय हमें दिया।
और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने दिल्ली संस्कृत अकादमी के सदस्यों का, विशेष रूप से सचिव डॉक्टर अरुण कुमार झा का धन्यवाद करती हूँ कि वो इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इस प्रकार के व्याख्यान का आयोजन किया। तो मैं सभी दर्शकों का, डॉक्टर आशुतोष माथुर जी का और अन्य भी जो विद्वान हैं, बलराम जी हमारे बीच में हैं और भी कई गणमान्य विद्वान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और दिल्ली संस्कृत अकादमी के सदस्यों का, अब सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं शांति पाठ के लिए दिल्ली संस्कृत अकादमी के श्री सौरभ कुमार मिश्र को आमंत्रित करती हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम द्यो शांति अंतरिक्ष भूम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोखदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। धन्यवाद। सर्वेभ्यो पुनः नमो नमः।